नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो नया सवेरा और आज के इस अंक को हम आरंभ करते हैं नीति शतक के सुभाषित से। सबसे पहले इसका अर्थ है कि कंगन मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते, न चंद्रमा की तरह चमकते हुए हार और न सुगंधित जल से स्नान। शरीर पर सुगंधित उपटन लगाने से भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है और ना ही फूलों से सजे हुए बाल ही मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। वस्तुतः केवल अच्छी वाणी और उचित व्यवहार ही मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्यों आंचल? बिल्कुल, अपनी वाणी को हमेशा स्वच्छ साफ रखें क्योंकि निकले हुए जो शब्द हैं वो बहुत अहम असर डालते हैं किसी पर भी। तो नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर में नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला। अगले घंटे में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का। जमीन के बदले नौकरी मामले में बतौर आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पेशी आज। सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भारतीय वायुसेना के पास अब होगा तेजस का नया संस्करण। आज बेंगलुरु में एचएएल कंपनी वायुसेना को सौंपेगी तेजस का ट्रेनर वर्जन। रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल रहेंगे मौजूद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से 3 दिन की समीक्षा के बाद 6 तारीख को होगी नतीजों की घोषणा। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार स्पीकर का पद खाली करने का प्रस्ताव पारित। पद से बेदखल किए गए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैककार्थी अब नए स्पीकर का होगा चुनाव। इटली के वेनिस में एक बस हादसे में 21 लोगों की मौत, 40 घायल। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जताया दुख, घटना की जांच के दिए गए आदेश। खेल की खबरों में एशियाई खेलों में भारत ने 70वां पदक जीतकर सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड की बराबरी की। 2018 में जकार्ता में जीते थे सबसे अधिक 70 पदक। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में जीता कांस्य से अब नीरज चोपड़ा और मुक्केबाजी से स्वर्ण की उम्मीद। और अगले 3 दिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी ओडिशा में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान। सोनभद्र जिले के चुर्क में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखेंगे देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना है। पिछली सुनवाई में सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया था। 3 जुलाई को इस साल सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नई चार्जशीट दायर की और इस चार्जशीट में लालू यादव के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया गया है।
तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये लैंड फॉर जॉब स्कैम। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला करीब 14 साल पुराना है। इस दौरान यूपीए की सरकार 2004 से 2009 में लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू पर रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी अभ्यर्थियों को जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा। सीबीआई की एफआईआर में क्या आरोप है वो भी आपको बता देते हैं। इस मामले में 18 मई 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक इस पूरे खेल में अभ्यर्थियों को ग्रुप डी के पदों पर विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट भर्ती किया गया था, लेकिन जब जमीन का सौदा हो गया तो इन्हें नियमित कर दिया गया। सीबीआई के मुताबिक रेलवे में भर्ती के लिए ना कोई विज्ञापन निकाला गया और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। जमीन और नौकरी का खेल क्या है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। सीबीआई की माने तो 7 अभ्यर्थियों को उनके परिवारों से जमीन ली गई और उन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई। आरोप है कि लालू परिवार ने इन सभी से करीब 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन ली और ये जमीन काफी कम दामों में बेची गई। इनमें 7 अभ्यर्थियों में से 5 ने जमीन लालू परिवार को ये जमीन बेच दी, 2 ने जमीन गिफ्ट में दे दी। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अब लालू परिवार की मुश्किलें कम नहीं होंगी क्योंकि ये जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है और कहीं ना कहीं इसमें इंसाफ होना बनता है और इसीलिए आज लालू परिवार की पेशी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। बिल्कुल शहला, ये जो मामला है काफी पुराना है। जैसा आप बता रही थी कि यूपीए 1 के दौरान जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब ये सब जो घोटाले सीबीआई कह रही है ये सारी घटनाएं हुई उस वक्त। हालांकि इसमें देरी की 2 बड़ी वजह रही कि पहला एक सैंक्शन चाहिए होता है किसी पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से पहले, तो वो सैंक्शन जैसे ही सीबीआई को मिला उसके बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज की। अब जो मामला इसमें आज इन लोगों को पेश किया जाएगा, सभी आरोपियों को, जिसमें 3 रेल अधिकारी भी हैं जो इस पूरे घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के साथ साथ आरोपी बनाए गए हैं। स्कैम जैसा आपने बिल्कुल बताया कि पहले लोगों को अस्थायी तौर पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर रेलवे में उनको रखा गया, उसके बाद उनको रेगुलर कर दिया गया जैसे ही जमीनों का हस्तांतरण हुआ लालू परिवार के सदस्यों को। तो इसमें 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन करीब केवल पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने एक्वायर की है, ये सीबीआई का आरोप है। और स्थिति की अभी बात करें तो इसमें शैला सभी को पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने जमानत जरूर दे दी थी और सीबीआई ने भी उस वक्त इस जमानत का विरोध नहीं किया था। तो प्रक्रिया यह है कि अब सब आरोपियों को लाया जाएगा। आज जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे उनको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मसलन पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत जो आरोप लगाए गए हैं उस पर ये एक मौका देता है कोर्ट की क्या वो इस आरोपों को स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या नॉट गिल्टी प्लीड करते हैं। उसके बाद जाहिर है कि वो ये कहेंगे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, कोई तथ्यों में दम नहीं है। उसके बाद कोर्ट कहेगा कि अब चार्जेस फ्रेम करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। चार्जशीट का संज्ञान पहले ही कोर्ट ले चुका है, तो चार्जेस फ्रेम किए जाने पर आगे बहस शुरू होगी और ये आगे की कार्रवाई होगी। जमानत उम्मीद ये है कि अभी बरकरार रहेगी। इस स्थिति में आमतौर पर कोर्ट जमानत को दरकिनार नहीं करते और ये लोग पहले से ही जमानत पर। विकास, इसमें अहम बात यहाँ पर यह है कि जो दूसरी चार्जशीट फाइल की गई उसमें डिप्टी सीएम का नाम है। ऐसे में अब कानूनी विकल्प क्या रह जाते हैं लालू यादव के परिवार के पास? देखिए, कानूनी विकल्प जो होता है वो जमानत का होता है। जमानत लगभग सभी को मिल चुकी है, इसमें जितने भी आरोपी हैं रेलवे के अधिकारियों को मिला करके। लेकिन ट्रायल चलेगा आगे। ट्रायल में फिर आगे पहले चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। ये जो आरोप लगाए गए हैं सीबीआई के उन चार्जेस पर बहस होगी और इसके बाद अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि चार्जेस जो सीबीआई ने चार्जशीट में लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, उनकी पुष्टि हो जाती है, तो आरोप तय कर देगी अदालत और फिर सभी आरोपियों को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला आएगा और अगर दोषी दिए जाते हैं ये लोग तो जाहिर है सबके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। विकास, हमने देखा कि पहले
अक्सर ऐसे मामले सामने आते थे, कहीं नौकरी के बदले जमीन का मामला सामने आ रहा है, कहीं नौकरी के बदले कैश का मामला सामने आ रहा है। लेकिन अभी जो हाल है, हाल के दिनों में हमने देखा है कि राजनीति करने के तरीके बदल गए हैं, प्रशासन के भी तरीके और नजरिए में चेंज आया है। अब नौकरियों के बदले जमीन और ये घोटाले नहीं होते, बल्कि रोजगार मेले लगाकर नौकरियां बांटी जाती है। तो मोदी सरकार में हमने देखा है कि राजनीति का एक पारदर्शी तरीका वो सामने आया है निकल के। बिल्कुल, देखिए जो इस तरह का जो करप्शन होता है, जैसे नौकरी के बदले जमीन ले लेना, इन सबको देखिए आप ट्रैक करना और फिर कोर्ट में इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है एजेंसीज के लिए। ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज पहला ये होती है कि अगर कोई भी नौकरी आ रही है तो उसके लिए पहले विज्ञापन आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने शुरू से ही, आप देखें तो इसमें अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो सीबीआई बात करती है वो ये कि रेगुलर पोस्ट नहीं निकाली, इन लोगों को पहले इनको अस्थायी सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। और ये जब सुनिश्चित कर लिया गया कि जमीनें आ गई हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है, तो बगैर विज्ञापन निकाले अलग अलग मंडलों में इन लोगों को सीधे रेगुलर कर दिया गया और जाहिर है इसके बदले फेवर लिए गए। ये सीबीआई का पूरा आरोप है। तो ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञापन, जिसमें कि ये शर्तें दी जाती हैं कि किसी अभ्यर्थी की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जब वही नहीं होंगे तो पूरी प्रक्रिया अपने आप में संदेह के दायरे में आएगी और उसमें हमेशा घोटालों की या गड़बड़ियों की आशंका बनी रहेगी। बिल्कुल, और राजनीतिक रसूख का जो इस्तेमाल किया गया है आरजेडी के परिवार द्वारा, ये भी अब सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और ये जानकारियां इस मंच से साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें एक बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची। ये छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। ये बताया जा रहा है कि ये तलाशी आबकारी नीति केस के सिलसिले में हो रही है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इससे पहले 24 मई को इसी केस के सिलसिले में संजय सिंह के करीबियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी खबर, आज सुबह संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी कार्रवाई हो रही है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस पर ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर यहाँ से आती हुई, क्योंकि आप पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल में, साथ ही साथ राघव चड्ढा का नाम भी शामिल हुआ था इस आबकारी नीति घोटाले के मामले में। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन लगातार हम ये मान रहे हैं, चाहे बात जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह जो कि सांसद हैं, राघव चड्ढा, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आप पार्टी के लिए इन घोटालों की वजह से। मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद भी जेल से बाहर नहीं आए हैं, जबकि बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है
कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो निर्दोष हैं। अब वो कितने निर्दोष हैं और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप है। यहाँ तक कि कोर्ट ने माना है कि अगर इनको जमानत दे दी गई तो जो सबूत हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें कि जब आबकारी नीति को लागू किया गया था उस ड्यूरेशन में कई सारे फोन से जिनसे ये बात करते थे उन फोनों को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके बाद अगर आप देखें कि आबकारी नीति में जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए उनमें कई सारे लोग ऐसे थे जो ब्लैक लिस्टेड थे, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की आबकारी नीति के तहत उनको लाइसेंस दिया गया। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि समीर महेंद्रू, जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, समीर महेंद्रू ने पैसे का ट्रांजैक्शन भी किया था और इस बात की जो जानकारी है वो ईडी के पास भी है, और जो ट्रांजैक्शन किया गया था वो आम आदमी पार्टी के एक नेता है, उसका एक एनजीओ है, उसमें उस पैसे को ट्रांसफर किया गया था। अब यही बताता है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं जो करप्शन फ्री इंडिया के नाम पर राजनीतिक सत्ता में आए थे और मुख्यमंत्री तक के जो पद है उस पर पहुंच गए, लेकिन किस तरीके से उनके नेता इस करप्शन के खेल में शामिल हैं। आपने देखा कि 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो साउथ लॉबी ने इनको दी थी, और उस बात की जानकारी भी है कि कविता से भी जो ईडी है उसने लगातार पूछताछ करी है कि कविता के जो निजी सचिव है उन्होंने ईडी को ये जानकारी दी थी कि किस तरह से साउथ लॉबी है इसमें काम कर रही है, और कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। संजय सिंह की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई सारे मिडिल मैनों को संजय सिंह उप मुख्यमंत्री के पास ले गए, और यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम ईडी की चार्जशीट में है, और मुख्यमंत्री ने खुद साउथ लॉबी के कई सारे शराब कारोबारी हैं उनसे बात भी करी थी, कि कविता से भी बातचीत हुई, कि कविता ने समीर महेंद्रू से भी बात की थी और समीर महेंद्रू को फिर इस आबकारी के खेल में शामिल किया। तो एक लंबी फेरिस्त है और संजय सिंह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यही कारण है कि जब संजय सिंह के करीबियों पर ईडी की पूछताछ हुई थी तो वहां से कुछ तथ्य मिले, अब उसके बाद संजय सिंह के यहाँ ईडी पहुंची है। और बिल्कुल नीरज, बात ये भी जो है देखने वाली है कि जो लोग पारदर्शिता शुचिता की बात करके राजनीति में आए थे और राजनीति में एक नए आयाम स्थापित करने की बात कर रहे थे, वो ऐसे मामलों में लिप्त हो गए हैं। और इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब आप प्रूफ्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब आप फोन को डिस्ट्रॉय करने की बात डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी संलिप्तता और भी ज्यादा उस पर स्टाम्प लग जाता है। देखिए, बिल्कुल संलिप्तता होती है, और आप सिर्फ शैला इसी केस को ना देखें, दिल्ली की आबकारी नीति को ही ना देखें, इनके मंत्रियों पर किस तरह के करप्शन के चार्ज लगे, इनके मंत्रियों पर घरेलू हिंसा के चार्ज लगे, इनके मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर बदतमीजी की, इनके मंत्रियों ने आम आदमी जो एक मिडिल जो कॉमन मैन है उसको धमकाने की कोशिश की, दंगों में इनके लोग शामिल थे, करप्शन के खेल में इनके लोग शामिल हैं। किस तरह से आपने देखा होगा कि सोमनाथ भारती ने मारपीट करी थी, वो तमाम जो दृश्य हैं वो मौजूद है। राशन कार्ड बनाने के नाम पर किस तरीके से अपमानजनक जो कृत्य है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। तो ये बताता है कि जिस शुचिता की बात आम आदमी पार्टी करती है वो शुचिता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इनके नेता न केवल करप्शन में लिप्त है बल्कि खुले पैमाने पर जो कॉमन मैन है उनको धमकियां देते हैं। आपने देखा होगा कि अमातुल्लाह खान किस तरह का उनका जो बर्ताव है वो रहता है, कई बार मारपीट की शिकायतें भी आई है, कई FIR उनके नाम से दर्ज है। तो शुचिता की राजनीति की बात करते हैं लेकिन इनकी कार्यशैली में कहीं से भी शुचिता दिखाई नहीं देती। कथनी और करनी में फर्क है नीरज, लेकिन खास तौर पर ईडी मनी ट्रेल को किस तरह से ट्रेस करेगी ये बड़ा सवाल है। और साथ ही जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक खास तौर पर जो बड़े कारोबारी हैं वो भी अहम कड़ी है इस आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल अहम कड़ी है। आपने देखा भी है कि कई सारे कारोबारियों को गिरफ्तार किया और इसमें कई लोग अभी तक ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। CBI भी इस मामले में देख रही है। CBI के भी पास कई सारे इनपुट हैं और दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे के इनपुटों को साझा भी करते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इस खेल को खेला गया, इसमें निजी जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कमीशन देने की बात की गई। इसके साथ साथ कई सारे, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि कई सारे ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी थी उनको भी ठेका दिया गया। साउथ लॉबी का इंटरेस्ट इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि साउथ लॉबी इस पूरे राजधानी के जो शराब का ठेका है उस पर अपना एक कंट्रोल है वो करना चाहती थी। और जो दूसरे खिलाड़ी थे, जो छोटे छोटे खिलाड़ी थे, चाहे हम समीर महेंद्रू की बात करें या दूसरे इंडो स्पिरिट के जो मालिक थे और दूसरे जो कारोबारियों की बात करें, तो साउथ लॉबी एक तरीके से उनको टेक ओवर करके इस पूरे शराब के खेल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। यही कारण है कि 100 करोड़ की रकम दी गई थी। और 100 करोड़ की जब रकम दी गई थी तो चार्जशीट
चार्जशीट में ईडी ने इस बात का जिक्र किया है कि रकम किस तरीके से दी गई, किस तरीके से इन तक पहुंची और कैसे उस रकम का प्रयोग पंजाब और गोवा के इलेक्शन में किया। तो ये मनी ट्रेल की जो जानकारी है वो ईडी के पास पर्याप्त मौजूद है और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को आज तक जमानत नहीं मिली। चलिए, तो सुबह सवेरे संजय सिंह का सामना सीधा ईडी की टीम के साथ हुआ, जहां उनके दिल्ली आवास स्थित पर अभी तलाशी चल रही है। इससे जुड़ी तमाम जो लगातार अपडेट्स आती रहेंगी वो आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रांची भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया ये 5वां समन है। पिछले 4 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। 5वें समन पर भी सीएम के ईडी कार्यालय जाने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। अभी तक ये सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। आज उनके अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब खबरों की कार्यवाही को बढ़ाते हैं आगे। निर्वाचन आयोग की टीम आज तेलंगाना में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने वाली है। इससे पहले कल दौरे के पहले दिन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में दल ने राजनीतिक दलों के मुद्दों पर विचार किया। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल थे। बैठक में निर्वाचन आयुक्त अनूप पांडे और अरुण गोयल के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने भाग लिया। 6 राष्ट्रीय दलों और 4 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि मंडलों ने अलग से निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है। तो आज का दिन भी यह है। मैं इलेक्शन कमीशन के लिए तेलंगाना में इसी पर बात करने के लिए ऋषि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि, आज कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं प्रशासनिक और पुलिस से जुड़े हुए, उनके साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग होनी है, क्या ताज़ा जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए आंचल, जहाँ तक आज के दिन की बात करें, दूसरा दिन है। चुनाव आयोग की जो टीम इस समय तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके लिए जो तैयारियों का जो सिलसिला है उसका बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज चुनाव आयोग जो राज्य के सभी जिले हैं, तकरीबन 33 जिले हैं, उनके जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। हम जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में इन दोनों ही अधिकारियों की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर हर जिले में जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होते हैं। इन सभी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि किन जिलों में कितने संवेदनशील बूथ हैं, क्या इंतजाम होने चाहिए, कितने सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, और जो वोटर टर्नआउट है उसे बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत इन अधिकारियों ने अब तक क्या क्या काम किया है। क्योंकि स्वीप का जो जिम्मा है, जिसके तहत वोटर टर्नआउट बढ़ाने का जो टारगेट फिक्स किया जाता है,
उसको पूरा करने का दायित्व भी इन्हीं जिला निर्वाचन अधिकारियों के कंधे पर होता है। तो ये जो पूरी की पूरी पहल है, दूसरा दिन है जिसमें कि आयोग इन सभी तैयारियों का जायजा लेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ईवीएम का और वीवीपैट की जो जितनी भी डिमांड है इन अधिकारियों के द्वारा, वो आयोग के सामने रखी जाएगी और आयोग उस पर रैशनली डिसीजन लेकर उनको सुनिश्चित करेगा कि कितनी रिजर्व में और कितनी उनको एक्टिंग कामकाज के लिए देने की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आयोग इन अधिकारियों के साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन इलाकों में चुनाव की जो तारीखें हैं उनका किसी भी जो जनता के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और जो त्योहार हैं उनके साथ किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन को कह सकते हैं कि सभी जो समस्त तैयारियां हैं उन पर आयोग अपनी मोहर लगाएगा। और कल हम जानते हैं कि स्वीप के तहत जो वोटर टर्नआउट है और तमाम जो एग्जीबिशन हैं उसमें संभवतः आयोग के जाने की संभावना है और मीडिया के साथ भी संवाद कल होने की संभावना है। और ऋषि, हमने देखिए चुनावी बिगुल बच चुका है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जनाधार को साधने में लगी हुई हैं। हमने देखा कि कल चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो तमाम पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों से भी कि क्या कुछ सुझाव उनकी तरफ से आने चाहिए, वो सुझाव भी लिए हैं। बिल्कुल, देखिए आयोग का ये जो दौरा है ये कह सकते हैं कि ये अंतिम चरण है और इसके बाद आयोग ये सुनिश्चित कर देता है कि इस राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिन जिन तैयारियों का अपडेट और लेकर उसमें गुंजाइश है सुधार की, वो सब पूरा कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि जो 6 महीने का जो अंतराल होता है, खासतौर से आखिरी के 3 महीने के अंतराल पे जबकि चुनाव होना है, उस समय आयोग के पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं और संविधान उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के संबंध उन्हें यह अधिकार देता है कि वो राज्य की मशीनरी के साथ चुनाव की तैयारियों में जो भी उनके पास अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करके एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। इसी कड़ी में निश्चित तौर से जैसे कि आपने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ संवाद हुआ है। राजनीतिक दल इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य कंटेंडर होते हैं, उन्हीं के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं। तो इस वजह से उनके साथ सबसे पहले बैठक करना और उसके बाद जो मशीनरी है जो चुनाव की प्रक्रिया में एग्जीक्यूशन पूरी की पूरी जिनके हाथ में, उनके साथ बैठक करने के बाद एक तरीके से जो तीसरा दिन होता है, आयोग उस दिन ये सुनिश्चित करता है कि ये सब चीजें हैं उनकी समीक्षा करके उन्हें अंतिम मोहर लगा के, और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि 5वां राज्य है हिमाचल जिसमें कि आयोग का ये दौरा हो रहा है और 5वें राज्य में जब आयोग पूरा दौरा करने के बाद दिल्ली वापस आएगा तो ये माना जा रहा है कि कभी भी इन सभी राज्यों में चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसी बड़ी राजनीतिक खबर पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को ऋषि हमसे साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के लिए मतदान जारी है। करगिल की 26 सीटों पर 87 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 278 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इनमें से 114 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं और 99 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। वहीं 65 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी में हैं। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कुछ मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये पहली बार है जब लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के लिए हो रहे चुनाव में M2 टाइप मशीन वाले ईवीएम के जरिए मत डाले जा रहे हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में पहली बार मतदान हो रहा है। बात तेजस की। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नए कीर्तिमान बना रहा है। आज का दिन भी तेजस और भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज हमारी वायुसेना को तेजस का नया संस्करण मिलने जा रहा है जो एक ट्रेनर वर्जन होगा। बेंगलुरु में ये कार्यक्रम रखा गया है और इसकी निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना को सौंपेगी। आज के कार्यक्रम में बेंगलुरु में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एचएएल अध्यक्ष सीबी अनंत कृष्णन मौजूद रहेंगे। तेजस का नया रूप ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT-2501 नाम दिया गया। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि लिफ्ट भी कहते हैं। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है।
ये तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ HAL तेजस के 3 प्रोडक्ट मॉडल्स में से एक है। इसकी लंबाई 3.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। विमान की अधिकतम गति 1.6 मैक है। ये अधिकतम 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें हथियार ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। और आंचल, जो दर्शक हमारे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर बता देते हैं कि इस समय की हेडलाइंस क्या हैं। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी अभियान जारी। जमीन के बदले नौकरी मामले में बतौर आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की पेशी आज। सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से 3 दिन की समीक्षा के बाद 6 तारीख को होगी नतीजों की घोषणा। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार स्पीकर का पद खाली करने का प्रस्ताव पारित। पद से बेदखल किए गए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैककार्थी अब नए स्पीकर का होगा चुनाव। इटली के वेनिस में एक बस हादसे में 21 लोगों की मौत, 40 घायल। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने जताया दुख, घटना की जांच के दिए गए आदेश। एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक मेडल जीतने का बनाया रिकॉर्ड। 2018 में जकार्ता में जीते थे सबसे अधिक 70 पदक। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में जीता कांस्य। अब नीरज चोपड़ा और मुक्केबाजी से स्वर्ण की उम्मीद। अगले 3 दिन बिहार, झारखंड। तो एशियाई खेलों से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जिसमें भारत ने सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है और आज उम्मीद की जा रही है नीरज चोपड़ा से कि वो स्वर्ण दिलाएंगे भारत को, और साथ ही साथ मुक्केबाजी से भी इसी तरह की स्वर्ण की उम्मीद। अगले 3 दिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी ओडिशा में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान। सोनभद्र जिले के चुर्क में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। और अब बात हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों से जुड़ी हुई। तो अखबारों की सुर्खियों को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास, जो आपको बताएंगी कि देश के प्रमुख हिंदी अखबारों ने आज क्या कुछ सुर्खियां बनाई हैं। जी संध्या। जी शहला, आज के सभी प्रमुख अखबारों की सबसे बड़ी खबर है भारत की बेटियों ने जो भारत को गौरव दिलाया है, भारत को गर्व की अनुभूति कराई है। उस खबर के साथ आज ये सभी अखबारों की हेडलाइन है। और आपको बता दें कि एशियाई खेलों में कल मंगलवार का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा है, स्वर्णिम चमक लेकर के आया। और पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की बेटियों ने लंबी दौड़ और भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसके साथ ही पदक तालिका में भारत के खाते में स्वर्ण पदक 15, रजत 26, कांस्य 28 और ऐसे करके कुल 69 पदक अब तक भारत के खाते में जुड़ चुके हैं। और इन भारत की बेटियों ने जो भारत का मान बढ़ाया है, उसे लेकर के कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने भारत की बेटियों को बधाई भी दी है। पूरे भारत की ओर से इन बेटियों को बधाई। और भारत के खाते में अभी पदक जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर जनसत्ता अखबार की पहली हेडलाइन है और इस
खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल छत्तीसगढ़ का उनका दौरा था, इस दौरान उन्होंने जगदलपुर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने महापरिवर्तन संकल्प रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने एक बात कही, जातिगत आधार पर उन्होंने कहा कि जो भारत के गरीब हैं वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो ये खबर भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ ली है। अगली खबर की बात कर लेते हैं तो ये तेलंगाना से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात का एक बेटा जिसने आज़ादी दिलाई और गुजरात का ही एक दूसरा बेटा जो कि अब विकास लेकर के आया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने तेलंगाना के टैलेंट का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर ने एनडीए में आने की बात कही थी जो कि हमने मना कर दिया था, उन्होंने एंट्री करने की बात कही थी। अगली खबर की बात करें तो ये है महात्मा गांधी के नाम पर हुए घोटाले से जुड़ी हुई। जी हाँ, कल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बात कही कि पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली की ओर रुख तो कर रहे हैं लेकिन मनरेगा जैसी विभिन्न योजनाएं जो थी उसके नाम पर पश्चिम बंगाल ने भ्रष्टाचार किया। और इसी बात को आज हेडलाइन के साथ पंजाब केसरी अखबार ने लिया है। अगली खबर है न्यूज़ क्लिक से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें प्रसारित करने के मामले में कल दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने 100 ठिकानों पर लगभग छापेमारी की और इसके साथ ही प्रधान संपादक प्रबीर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इस खबर को आज दैनिक जागरण अखबार ने प्रमुखता के साथ लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं नवभारत टाइम्स अखबार की इस खबर के साथ, जहां वायुसेना प्रमुख ने ये बात कही है कि जब तक चीनी पूरी तरह से पीछे नहीं हटते हैं एलएसी पर वायुसेना की तैनाती रहेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एयरफोर्स डे पर मिग को इस बार आखिरी बार देखा जाएगा। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है और इस दिन एक बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है वायुसेना की ओर से। तो ये है आज के अखबारों की तमाम बड़ी खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी मेहनत करके तमाम अखबारों की सुर्खियां और बड़ी खबरें हमारे लिए और दर्शकों के लिए समेट कर लाई। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के 2 विद्रोही गुटों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध दोनों समूहों के सहयोगी संगठनों पर भी लागू होगा। इन पर देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि NLFT और ATTF का उद्देश्य भारत से अलग कर त्रिपुरा को अलग राष्ट्र बनाना है। इसके लिए ये गुट कई साल से अन्य संगठनों की सहायता से सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं और त्रिपुरा के लोगों को उकसा रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि दोनों गुट विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आतंक फैला रहे हैं। ये दोनों गुट नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही ये कारोबारियों, व्यापारियों और जनता से वसूली करते हैं। ये दोनों गुट देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा है। दोनों गुटों और इनके सहयोगी संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1964 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है। डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रॉड्रिग्स आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात करने वाली हैं। रॉड्रिग्स इस समय भारत के दौरे पर हैं और आज डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ IIT दिल्ली कुछ MOUs पर हस्ताक्षर करेगी। इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दिल्ली में डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकेल पेना रॉड्रिग्स से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।
इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना में कल देर शाम 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत ढहने की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गहलोत ने बताया कि उन्हें 2 मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बचाव कार्य चलाया गया और दोनों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को और बिगाड़ना नहीं चाहता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कनाडा की कोशिश है कि नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से जुड़ सके। ओटावा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा के लिए भारत में जमीनी स्तर पर राजनयिकों का होना महत्वपूर्ण है। ट्रूडो ने आगे कहा कि हम इस समय भारत के साथ बेहद चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैककार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। 234 साल के इतिहास में पहली बार सदन ने 210 वोटों के साथ स्पीकर का पद खाली कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया। कल देर रात मैट गेट्स ने स्पीकर को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। राष्ट्रपति चुनाव से 1 साल पहले मैककार्थी की जगह लेने के लिए अब चुनाव होगा। बता दें कि पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका में शटडाउन को रोकने के लिए स्टॉप गैप फंडिंग उपाय पारित करने के लिए डेमोक्रेट्स का साथ दिया था। बताया जा रहा था कि मैककार्थी का ये कदम रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सहयोगी देशों, यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य सहयोगियों के साथ बात कर यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने की बात कही है। व्हाइट हाउस के बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, पोलैंड, रोमानिया, ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं के साथ बातचीत की। बाइडेन ने यूक्रेन के रूस के खिलाफ युद्ध प्रयासों में कमी और हाल में अमेरिकी कांग्रेस ने शटडाउन से बचाने के लिए यूक्रेन की सहायता को रोकने के बीच इन नेताओं से बातचीत की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यूक्रेन का समर्थन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। खबर इटली के वेनिस से, जहां एक बस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 लोगों के घायल होने की खबर है। इस बस में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मेरेस्ट्रे जिले में एक बस ओवरपास की रेलवे लाइंस के करीब गिर गई। सड़क पर गिरने के बाद कोच में आग लगी। हालांकि दुर्घटना की वजह की सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।
इस घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस घटना पर दुख जताया है। और अब बात करेंगे कारोबार की फटाफट अंदाज में। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, उसे रखने और आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर खतरनाक है, इसलिए इसकी आयात पर रोक लगाना उचित है। और बड़ी खबर आ रही है एशियाई खेलों से, जहां भारत ने सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस बार के एशियाई खेलों में भारत ने जीता है 71वां पदक। 2018 के जकार्ता की अगर बात की जाए तो वहां 70 पदक का रिकॉर्ड था, जिसे अब तोड़ दिया गया है 71 पदकों के साथ। ज्योति वेन्नम और ओजस दियोताले की जोड़ी ने तीरंदाजी में जीता है यह पदक। भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीतकर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को हराया और भारत का इस बार का ये 16वां स्वर्ण पदक है। लगातार एशियाई गेम्स में हम तमाम जो भारतीय खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, उनका जोरदार प्रदर्शन देख रहे हैं। बात तमाम खेलों की जाए तो पदकों से झोली भरती हुई नजर आ रही है भारतीय खेल जगत की। क्यों शैला? बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को हराया है। गौरव हमारे साथ ज्यादा खबर के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि लगातार पदकों का सिलसिला जारी है, स्वर्ण हो, कांस्य हो या फिर चांदी हो, लगातार पदक से झोली भरती जा रही है भारत की। और अब ये एक बार फिर से भारत ने 2018 में जकार्ता में सबसे अधिक 70 पदक के रिकॉर्ड को जिस तरह से तोड़ा है, ये बड़ी खबर। क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल शैला, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय दल जिस उम्मीदों के साथ सामने गया था, जिस उम्मीदों पे उफान पर था, उसी उम्मीदों के उफान पर चढ़ते हुए भारतीय दल ने ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। जकार्ता एशियन गेम्स का जहां 70 मेडल हमारे टोटल आए थे, लेकिन इस वक्त 71 जो पदक है वो हासिल कर लिया है हमने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जज्बा है, जोश है, वो बहुत ज्यादा है भारतीय एथलीटों में। और ये शायद सबसे बड़ी बात है, कहना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि मिस की ये जो टीम है, ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण की, इन्होंने लगातार अपने आप को बनाते रखा, अपनी रिदम को बनाते रखा, अपने कहना चाहिए जो एक लक्ष्य के प्रति जो एकाग्रता होती है उसको बना के रखा। तो ये जो स्वर्ण पदक आया है, वाकई ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो 16वां जो स्वर्ण है वो हमने जीत लिया है। क्योंकि लास्ट पे जो एशियन गेम्स पे उसमें हमने 16 गोल्ड मेडल जो थे वो हासिल किए थे। ऐसे में हमने उसकी रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है, और वो भी तब जबकि आज जो है वो कहना चाहिए कि सबसे बड़े एथलीट नीरज चोपड़ा जो है वो आज अपना शाम को जब जैवलिन थ्रो करेंगे तो वहां से एक और गोल्ड मेडल की जो उम्मीद रहेगी वो रहेगी सामने। इसके अलावा अगर बात कर लें तो हॉकी की टीम जो है वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। और तो स्क्वैश में हम आगे बढ़ रहे हैं, बैडमिंटन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने उन खेलों में भी इस बार पदक जीते हैं जिनमें हम पहले केवल पार्टिसिपेट करते थे लेकिन मेडल नहीं ला पाते थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस नई ऊर्जा के साथ इस दल को तैयार किया गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इस तरफ का निचोड़ जो है वो अब निकलकर सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप रातों रात मेडल पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सतत प्रक्रिया की जरूरत होती है, और वो प्रक्रिया जो है वो अब कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा रही। जी बिल्कुल गौरव, इसीलिए कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, और खिलाड़ी बनते नहीं हैं, वो बनाने पड़ते हैं। और एक बात यहां पर हमने देखी गौरव, क्योंकि आप तो लगातार इतनी बेहतरीन रिपोर्ट्स वहां से भेज रहे हैं, तमाम वो ऑफ बीट खेल, नौकायान, कैनोइंग, अब तीरंदाजी की हम बात कर रहे हैं, यहां से निकलकर खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। वो लोग या फिर वो खिलाड़ी जिनको मोटिवेट करने के लिए तमाम उनके कोचेस मौजूद हैं, और जिस तरह से सरकार खेलों के प्रति सजग, सतर्क और खेलों को उठाने की बात हर बार करती है, हर लेवल पर करती है।
बिल्कुल, इस पे कोई देखिए बात क्या होती है कि आपको कितना समर्थन मिल रहा है, आपको जमीनी स्तर पर कितना समर्थन मिल रहा है, आपकी क्या जरूरतें हैं, आपको क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए पूरी एक समग्र एक प्रणाली बनाई गई है। बाकायदा जब भी अगर मान लीजिए ये गेम जब खत्म होंगे, इसके बाद जब एथलीट वापस जाएंगे तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आखिरकार जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं उसमें कहां कमी रह गई, क्यों वो सिल्वर में नहीं बदल पाए, क्यों वो गोल्ड में नहीं बदल पाए। तो इन सब चीजों का जब बाकायदा पूछा जाता है, खिलाड़ियों से बात की जाती है, उनकी जरूरतों को समझा जाता है कि कहां पे वो कमियां रह गई, कहां पे एक जमीनी स्तर पे क्या कुछ कमी रह गई, उसको हम कैसे अगले गेम्स में जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इसकी बाकायदा एक पूरी प्रणाली बनाई गई है, बाकायदा पूरी एक समिति होती है जो कि एक पूरा एक विश्लेषण करती है, आकलन करती है कि आखिरकार हमारा जो ये रिकॉर्ड रहा है, हमने पिछले रिकॉर्ड से बेहतर किया है, लेकिन और हम बेहतर किस तरह से अपने आप को सामने रख सकते हैं। मसलन अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो जिस तरह से बॉक्सिंग की जो टीम है, जहां पे आज लवलीना जो है वो अपना फाइनल मुकाबला 75 किलोग्राम वर्ग में खेलेंगी, तो बॉक्सिंग की टीम को हांगजू की कंडीशन के हिसाब से ढलने के लिए, यहाँ के मौसम के हिसाब से ढलने के लिए, यहाँ पे जो जिस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, स्पेयर पार्टनर चाहिए होते हैं, उन सब के लिए बाकायदा 2 हफ्ते पहले, यानी कि एशियन गेम्स के शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही सरकार की ओर से उनको यहाँ पर भेजा गया ताकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से इन कंडीशंस के हिसाब से अपने को खुद को ढाल सके, यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से खुद को समझ सके। इसी तरह से जो बाकी जो खेल हैं जिसपे आपने बात की, कैनोइंग की बात की, हमने एक स्टेडियम में देखा कि किस तरह से पदक आए, सेलिंग में पदक आए, तो उन खिलाड़ियों का भी ये कहना है कि पहले केवल इन पे बातें होती थी, जमीनी स्तर पर शायद वो जो कार्य होने चाहिए वो नहीं होते थे, लेकिन पिछले 9 साल के दरमियान इन खेलों में भी न केवल रुचि दिखाई गई है बल्कि एक कहना की जो संजीदगी होती है वो दिखाया गया और ये साबित किया गया कि किस तरह से हम कहां पर अपने आप को इन खेलों में आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर मेडल्स का आंकड़ा बढ़ाना है, आपको अपने आप को शीर्ष पर लेकर आना है, तो आपको केवल 2 या 3 या 4 खेलों में ही नहीं बल्कि आपको जिन खेलों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी खेलों में आपको मेडल्स की तस्वीर को लेकर के सामने आना है। तो इस तस्वीर में ये बहुत बड़ी बात रही है। एक तो स्टेडियम के जो खिलाड़ी थे वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ से उनको जो समर्थन मिला है वो इस वजह से रहा। और इसी समर्थन की वजह से गौरव हम देख पा रहे हैं कि जोश बहुत हाई है और इसी जोश की उम्मीद आज शाम मुक्केबाजी और जैवलिन थ्रो से भी हमें रहेगी। आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए। तो एशियाई गेमों में लगातार परचम लहरा रहा है भारत, 71 मेडल्स आ चुके हैं और भी मेडल्स अब आएंगे, हमें अब यही उम्मीद है। बिल्कुल, खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और अब तक के सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको खबरें दिखाएंगे सिने जगत से। निर्माता राजकुमार संतोषी, सन्नी देओल और आमिर खान ने फिल्म लाहौर 1947 में साथ काम करने के लिए हाथ मिलाया है। आमिर खान निर्मित इस फिल्म में सनी देओल जहां नायक की भूमिका निभाएंगे तो वहीं राजकुमार संतोषी इसे डायरेक्ट करेंगे। जियो स्टूडियोज और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने अपनी आने वाली नई फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की। शाहिद कपूर और कृति सेनन की मुख्य भूमिका वाली यह नाम फिल्म अगले साल 9 फरवरी को होगी रिलीज। अभिनेता अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म मिशन रानीगंज का नया गाना कीमती रिलीज हो गया है। यह फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अभिनेता पुलकित सम्राट की मुख्य भूमिका वाली फिल्म फुकरे 3 की अच्छी कमाई का सिलसिला जारी। फिल्म ने अब तक 55 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। पहली बार साथ काम कर रहे अभिनेता विजय सेतुपति और कटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस की रिलीज डेट में बदलाव हुआ है। पहले ये फिल्म 15 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 8 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार फिल्म योद्धा की रिलीज डेट में भी हुआ बदलाव। यह फिल्म अब 15 दिसंबर के बजाय 8 दिसंबर को होगी रिलीज। अभिनेता अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की फिल्म OMG 2 का OTT रिलीज डेट सामने आ गया है। OTT मंच नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म 8 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी। अभिनेता सलमान खान ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 35 साल। इस पर उन्होंने कहा, दर्शक मुझे हमेशा एक्शन करते हुए देखना चाहते थे। मुझे उम्मीद है टाइगर 3 उनके लिए तोहफा साबित होगी।
टीवी अभिनेता शाहिर शेख नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दो पत्ती में अभिनेत्री काजोल और कृति सेनन के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को शशांक चतुर्वेदी ने निर्देशित किया है। बात मौसम की। बात मौसम की जाए तो बिहार झारखंड में अत्यधिक वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बात की जाए जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद के साथ साथ बाल्टिस्तान की, वहां पर भी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ गुजरात मध्य प्रदेश में मौसम का रुख हवाओं के साथ बदल गया है। साथ ही साथ रुख किया जाए अगर असम, मेघालय और मणिपुर का, तो यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। आइए अब देख लेते हैं कि आपके शहर में तापमान अधिकतम और न्यूनतम क्या है। तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित क्राइस्ट द रिडीमर की झलकियों के साथ। बिल्कुल, जो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए था, और आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक